हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं बाल भारती इंटर कॉलेज की डिजिटल क्लास और ये है चैप्टर नंबर 1 द यूनिवर्स एसएसटी का सोशल स्टडीज़ का क्लास 3। ठीक, तो क्लास 3 का एसएसटी का नंबर 1 चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, तो चैप्टर का नाम है द यूनिवर्स। यूनिवर्स किसको कहते हैं ये हम आगे पढ़ लेंगे, इसी में ही है। ठीक है, बेसिकली यूनिवर्स क्या होता है, एक वैसे आइडिया लगा लेते हैं कि यूनिवर्स का मतलब है जो हम आसमान में एक वास्ट स्पेस देखते हैं, आसमान देखते हैं जिसमें चांद, तारे, सूरज, अनगिनत प्लैनेट्स ये सब दिखते हैं। तो ये सारा का सारा मिलके कहलाता है ये कहलाता है क्या, यूनिवर्स। ठीक है, तो उसी के बारे में हम और जानकारी हासिल कर रहे हैं कि यूनिवर्स क्या होता है। चलिए देखते हैं। We see a huge ball of light shining brightly in the sky in the daytime। आप देखते हो कि एक बहुत बड़ी सी आग जैसी बॉल आसमान में दिन के टाइम चमकती है और उसको हम बोलते हैं इट इज़ द सन। क्या है वो है सन। एट नाइट वी सी स्टार्स इन द स्काई, मतलब दिन के टाइम आप क्या देखते हैं, दिन के टाइम सूरज को चमकता हुआ देखते हैं और रात के टाइम आप सितारों को चमकता हुआ, तारों को चमकता हुआ देखते हैं, है ना। तो देखिए, ऑल द हेवनली बॉडीज, जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं वो प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, हेवनली बॉडीज में देखिए ये बता रहे हैं कि हेवनली बॉडीज में क्या क्या आता है। तो हेवनली बॉडीज में आता है प्लैनेट्स, satellites, asteroids, comets, meteorites, etc. present in the universe are called celestial bodies। तो जितने भी आसमान में हेवनली बॉडीज हैं, ठीक, इन हेवनली, ये पहली बात है कि हेवनली बॉडीज क्या होता है। तो हेवनली बॉडीज वो होता है जो किसी न किसी मैसिव स्ट्रक्चर से बनी है, जो किसी मास से बनी है। ठीक, अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे प्लैनेट्स, हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ किससे बनी है, अर्थ के अंदर बहुत सारे मेटल्स हैं और सॉइल है और रॉक्स हैं, है ना। तो अर्थ इससे बनी है। इसी तरीके से जितने भी प्लैनेट्स हैं वो किसी न किसी चीज़ से बने हैं। सैटेलाइट्स हैं वो भी किसी न किसी मेटल से और चीज़ रॉक से बने हैं। ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं वह भी बने हैं। कॉमेट्स किसको बोलते हैं, देखिए अभी आगे चैप्टर में और बताती जाऊंगी। तो ये सारे के सारे जो किसी न किसी पदार्थ, धातु से बने हुए हैं उनको हम हेवनली बॉडीज़ कहते हैं और हेवनली बॉडीज़ आसमान में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी हेवनली बॉडीज़ जो आसमान में हमें मिलती हैं उनको हम बोलते हैं सेलेस्ट्रियल बॉडीज़। क्या बोलते हैं, सेलेस्ट्रियल बॉडीज़, माने आसमानी बॉडियाँ। ठीक, तो ये सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ आप समझ चुके हैं। तो अब तक हम ये देख चुके हैं कि सबसे पहला दिन में जो चीज़ चमकती है उसे हम बोलते हैं स्टार, उसे हम बोलते हैं सन, जो कि बेसिकली एक स्टार है। और रात में जो चमकता है वो है स्टार्स। और सारे हेवनली बॉडीज़ में क्या क्या आता है, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट, मीटियोरॉइड एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द यूनिवर्स आर कॉल्ड सेलेस्ट्रियल बॉडीज़। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि सूरज, देखिए ये सन है, ठीक है, और सन के आसपास कई सारे अक्षों में क्या घूमते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स घूमते हैं। अर्थ, फिर मार्स, माने थर्ड प्लैनेट है अर्थ हमारा। सबसे पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है। इसी तरीके से आगे करते करते जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून सारे प्लैनेट्स हैं। तो ये जो सन हुआ और सारे प्लैनेट्स, ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर घूम रहे हैं। ठीक, तो ये हेवनली बॉडीज़ कहलाएंगे। इसके साथ साथ सैटेलाइट किसको कहते हैं समझ लीजिए। आप जो रात में, हमारी ये अर्थ है, अर्थ के अगल बगल जो आप रात में चंद्रमा को देखते हैं ये है सैटेलाइट। क्या कहलाएगी ये, सैटेलाइट। और ये नेचुरल सैटेलाइट है। कौन सी सैटेलाइट है ये, नेचुरल, मतलब हमें नेचर ने दी है, हमने इसे खुद नहीं बनाया है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम बात कर रहे हैं एस्टेरॉइड्स की। एस्टेरॉइड्स क्या होता है, देखिए ऐसा है कि एस्टेरॉइड जो है ये बहुत सारे, ऐसा माना गया है कि एक बड़ा सा प्लैनेट था और प्लैनेट जो है वो बस्ट हुआ,
टूटा, ठीक। तो टूटने की वजह से बहुत सारे टुकड़े फैल गए, ठीक है, और फैल के वो पूरे के पूरे हेवन मतलब आसमान, दो प्लैनेट्स के बीच में उन्होंने अपना एरिया बना लिया, ठीक। और जैसे प्लैनेट सूरज के अगल बगल घूमते हैं वैसे ही एस्टेरॉइड भी घूम रहे हैं। आई बात समझ में? तो एस्टेरॉइड बेसिकली एक प्लैनेट था, ऐसा माना गया है कि वो प्लैनेट था, और साथ में जब वो प्लैनेट था तो उस प्लैनेट में ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो घूम रहे हैं आज भी, ठीक। और उनको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। जैसे प्लैनेट घूमते हैं ना सन के अगल, वैसे ही एस्टेरॉइड भी घूमते हैं। इसके बाद देखिए कॉमेट्स। तो कॉमेट एक तरीके से ये कहना चाहिए कि एक खास तारों का एक खास तरीके का स्टार जो घूमता है किसके अगल बगल, सूरज के अगल बगल, लेकिन जो प्लैनेट हैं वो इस तरीके से घूमते हैं, है ना, ऐसी गोलाई में, और एस्टेरॉइड्स और जो कॉमेट्स होते हैं वो ऐसे घूमते हैं, इस तरीके से ही, मतलब इनके घूमने के तरीके में फ़र्क होता है, इसीलिए इन्हें हम कॉमेट्स कहते हैं, और ये छोटे भी होते हैं साइज में। मीटियोर और मीटियोराइट्स जो हैं ये आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे न्यूज़ में दिखाते हैं कि एक मीटियोर आ रहा है पृथ्वी की तरफ और वो टकरा सकता है पृथ्वी से। तो बेसिकली ये क्या है, ये एस्टेरॉइड के ही टुकड़े हैं जो अपनी अक्ष से निकलकर, अपनी जहाँ घूमना है उनको जिस एरिया में, वहाँ से निकलकर और दूसरी जगहों पर भटक रही हैं, ठीक है। और जब ये पृथ्वी पर आकर पृथ्वी के वातावरण में आ जाते हैं उस टाइम यह जलने लगते हैं, और जलते जलते ये पृथ्वी की सतह तक गिरने लगते हैं। और आपने वो पिक्चरों में देखा होगा, टूटता हुआ तारा देखो और उससे जो है कुछ भी मांगो तो वो पूरा हो जाता है। तो ये जो टूटता हुआ तारा है ये बेसिकली इंग्लिश में मीटियोरॉइड्स कहलाता है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं कि हम बात कर चुके हैं सन के बारे में, सन को पढ़ चुके हैं, स्टार्स को पढ़ चुके हैं, हेवनली बॉडीज़ क्या होती हैं, प्लैनेट्स पढ़ चुके हैं, सैटेलाइट जान चुके हैं, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, मीटियोराइड्स, और साथ में सेलेस्टियल बॉडीज़ भी जान चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है। लुक एट the picture of the solar system and write the names of the planet in the given space। देखिए यहाँ पर जो है सारे मरकरी हो गया, ये है वीनस, मरकरी, वीनस, फिर थर्ड वाला जो ग्रीन प्लैनेट है खूबसूरत सा, ये है हमारा अर्थ। फिर इसी तरीके से आप ये खुद करेंगे क्योंकि यह पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। पूरे 8 प्लैनेटों के नाम आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए द यूनिवर्स, हम अब यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि इफ़ वी लुक एट द स्काई थ्रू अ टेलीस्कोप वी विल सी अ वास्ट स्पेस। अगर हम एक टेलीस्कोप लें और उसको आसमान की तरफ रखें तो हमें ये दिखेगा बहुत दूर दूर तक, बहुत 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 दूर दूर तक सितारे फैले हुए हैं, और अनगिनत सितारे हैं, अनगिनत, आप इन्हें गिन नहीं सकते। कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ कम चमकने वाले, कुछ तेज़ चमकने वाले, और कुछ एकदम से दिखते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो आसमान है, ठीक है, वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। उसमें बहुत दूर दूर तक आप क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सितारे ही देखेंगे। दिस इज़ आवर यूनिवर्स। तो ये जो हम आसमान को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये ख़त्म कहाँ होगा है, लेकिन ये ख़त्म कहीं होता नहीं है, तो ये है हमारा यूनिवर्स, ठीक। तो देखें, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स गैदर्ड टुगेदर इन लार्ज ग्रुप्स इन द यूनिवर्स। तो हज़ारों की संख्या में, हज़ारों, थाउजेंड्स ऑफ स्टार में हज़ारों की संख्या में स्टार्स आपस में एक ग्रुप बनाकर रहते हैं या मिलते हैं आपको कि ग्रुप बनाकर, झुंड बनाकर हैं। और ये कहाँ हैं, ये है यूनिवर्स में। तो बेसिकली यूनिवर्स को ये कहा जा सकता है कि यूनिवर्स इज़ अ वास्ट एरिया ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, ठीक, ये भी डेफिनेशन बनाई जा सकती है। फिर ईच लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म अ गैलेक्सी। बड़े बड़े ईच ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म अ गैलेक्सी का मतलब कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप ऑफ स्टार्स, बहुत ज़्यादा, मतलब 1, 2, 3, 100, 1000 नहीं, लाखों करोड़ों से भी ज़्यादा
ठीक, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है वो बनाती है क्या, वो बनाती है गैलेक्सी। ठीक, मतलब अभी तक हम देखिए सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते आए कि सन एंड ऑल द प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स, दे आर आवर सोलर सिस्टम, है ना। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे स्टार्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, मीटियोरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, ये जितनी चीज़ें दूर 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 तक फैली हुई हैं, ये पूरी की पूरी मिलाकर होती है गैलेक्सी। क्या होती है, गैलेक्सी। ठीक है, देखो उसके बाद देयर आर मैनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा यूनिवर्स है जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि ये कितना लंबा, कितना चौड़ा और कहाँ इसका अंत है, और इसके अंदर कई सारी गैलेक्सियाँ हैं। आई बात समझ में आपको, कई सारी हजारों करोड़ों गैलेक्सियाँ हैं। गैलेक्सियाँ इतनी हैं कि हम इन्हें काउंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम जो गैलेक्सीज हैं वो एक्सपैंडिंग नेचर के मूड में हैं। मतलब अभी गैलेक्सियाँ एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये जो फेज चल रहा है गैलेक्सीज का, ये एक्सपैंडेबल फेज चल रहा है इस टाइम, वो दूर दूर जा रही हैं। तो जो हमें आसपास की गैलेक्सी होती है उनके बारे में तो पता चल सकता है, लेकिन दूर के बारे में अभी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि यूनिवर्स कहाँ एंड होता है ये हमको नहीं मालूम। ठीक है, एरिया जो है यूनिवर्स का वो हमको नहीं मालूम। अब हम मान लीजिए कि ये हमारी गैलेक्सी है, मतलब हमारी अपनी गैलेक्सी जिसमें हमारी सन है और अर्थ है और स्टार्स हैं और हमारे मून हैं। तो ये वाली जो गैलेक्सी है इसको नाम दे दीजिए, उसका नाम दिया गया है मिल्की वे गैलेक्सी। क्या नाम दिया है, मिल्की वे। क्या नाम दिया गया है, मिल्की वे। क्यों, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल सफ़ेद दूधिया दिखती है। ठीक, इसीलिए इसको मिल्की वे का नाम दिया गया है। और हम इसे कहते हैं आकाश गंगा। क्या कहते हैं, आकाश और गंगा दोनों मिलाकर आकाश गंगा कहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है पहले ये देख लेते हैं। द सन along with 8 planets, their satellite and pieces of rocks and dust form the solar system. सन, सूरज और उसके साथ उसके 8 प्लैनेट और साथ में सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब चांद। हर एक प्लैनेट के अपने अपने चांद होते हैं, कुछ के पास हैं कुछ के पास नहीं हैं। मतलब कुछ प्लैनेट्स के पास चांद हैं और कुछ के पास नहीं हैं। तो वो सारे और छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े, डस्ट मटेरियल, ये सारा का सारा कहलाता है सोलर सिस्टम। ओके ओके चिल्ड्रन, आगे देखते हैं। द सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। देखिए अर्थ पे सूरज की रोशनी आती है, वही नेचुरल सोर्स है। देखिए अननेचुरल सोर्सेज बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके घर में जो लाइट आती है वो अननेचुरल सोर्स है। इसी तरीके से टॉर्च की रोशनी, ये भी अननेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। तो इस तरीके से कई सारे अननेचुरल सोर्सेज हैं, लेकिन जो नेचर ने हमें दिया है वो सिर्फ एक ही है और वो है सन। ठीक है, मतलब सूरज की रोशनी जब उगती है तभी पृथ्वी पर रोशनी आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। द सन इज द ओनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम विच हैज़ इट्स ओन लाइट। पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ सन ही एक ऐसी बॉडी है जिसके खुद के पास लाइट होती है, जो चमकता है। आगे देखें। प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट नहीं होती। ठीक, सूरज के पास, क्योंकि सूरज एक तारा है, बेसिकली क्या है, जो सन है, सन इज़ बेसिकली अ स्टार। तो जितने भी स्टार्स हैं उन सब के पास लाइट है और हीट भी है। ठीक है, लेकिन जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं उनके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं है। जो भी हीट या लाइट उनके पास है वो सूरज की ही देन है। ओके, नाउ स्टार्स शाइन एट नाइट। स्टार्स जो हैं वो रात के टाइम चमकते हैं। ठीक, स्टार्स आर big balls of fire that give out heat and light। तो स्टार बेसिकली क्या है, स्टार जो हैं वो चमकीले से दिखने वाले
छोटे छोटे शाइनी मटेरियल आसमान में हैं जिनके पास खुद की हीट और लाइट होती है। तो अ स्टार इज़ अ बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। स्टार जो है वो गरम बर्निंग गैसेस हॉट बॉल है, एक तरीके की कहना चाहिए गेंदे हैं, बॉल्स हैं जो बहुत ही गर्म हैं। क्यों? क्योंकि वो जल रही हैं और जलने की वजह से उनमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। आप एक कागज़ लीजिए, कागज़ को जलाइए, जब आप जलाएंगे और थोड़ा सा उसके ऊपर हाथ हल्का सा ऊपर रखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें लाइट प्रोड्यूस हो रही है और साथ में हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब जो भी चीज़ जलती है, ज़्यादातर चीज़ों में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है अगर वो फ्लेम से जल रही है तो। ठीक है, तो यही है कि स्टार क्या है, तो स्टार बॉल्स हैं किसके? हॉट गैसेस के। ठीक है, बर्निंग गैसेस के। उनके अंदर क्या भरा हुआ है? स्टार्स किससे बने हैं? स्टार्स गैसेस से बने हैं और गैसेस जो हैं वो धीरे धीरे जल रही हैं और जलते जलते क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? जलते जलते वो हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रही हैं। तो अवर सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। बेसिकली जो सूरज है वो प्लैनेट नहीं है, जो सूरज है वो एक स्टार माना गया है। क्यों? क्योंकि उसके स्वयं के पास अपनी रोशनी है, उसके अंदर एक रिएक्शन चल रही है, गैसेस भरी हैं, वो आपस में एक दूसरे से रिएक्ट हो रही हैं जिसकी वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। आगे देखते हैं। मैनी ऑफ द स्टार्स आर मच बिगर देन द सन। बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो बड़े हैं किससे? सूरज से। मतलब देखिए सूरज तो कितना बड़ा है और सूरज से भी बड़े हैं सितारे। कुछ ऐसे सितारे हैं जो सूरज से भी बड़े हैं। दे अपीयर वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। देखिए वो जितने भी सितारे हैं उनमें कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो सूरज से भी ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन वो हमें छोटे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं। दूरी की वजह से हम स्टार्स की ओरिजिनल शेप और साइज़ नहीं समझ पाते हैं। ओके ना, आगे देखते हैं कि अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच अपीयर टू फॉर्म पैटर्न्स इन द स्काई इज कॉल्ड द कॉन्स्टलेशन। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टलेशन की। तो आपने ये ऐसा वाला जो फिगर होगा चम्मच वाला, ज़्यादातर वो यूँ करके होता है, ये ऐसा, ये आपने देखा होगा ना आसमान में। आप ध्यान करके देखिएगा तो इस तरीके का, देखिए ये उर्सा मेजर बना हुआ है। यहाँ ये फिगर किसने बनाया है? इसको ऐसे बनाते हैं कि यहाँ एक स्टार है, इधर पर एक स्टार है, यहाँ पर एक स्टार है, इस तरीके से यहाँ स्टार है और यहाँ स्टार है। तो ये एक शेप है, मतलब स्टार्स आसमान में अलग अलग जगह हैं और इनको हमने डॉटेड लाइन से जब जोड़ लिया तो हमें एक तरीके का आकार दिखने लगा आसमान में। और वही आकार जो है उन पूरे ग्रुप्स ऑफ स्टार्स जो आकार बना रहे हैं मिलके, उनको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। इसी तरीके से द ग्रेट बियर का कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा 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 इस तरीके का आकार होता है। इसमें दो स्टार बीच में भी होते हैं, मतलब एक स्टार यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो कई सारे कॉन्स्टलेशंस हैं जो अलग अलग डिज़ाइन के हैं, ठीक। और ये बेसिकली डिज़ाइन उन्होंने आसमान में बनाया नहीं है, सितारे अपनी जगह पर हैं, पर अगर हम उन्हें जोड़ते हैं, अपनी आँखों से जोड़कर एक डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं तो वो एक आकार ले लेते हैं और यही आकार जो है कॉन्स्टलेशन कहलाता है। तो इसमें देखिए ओराइन है, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर। ये देखिए ये वाला जो है ना, ये उर्सा मेजर माइनर इसी जैसे होते हैं, बड़े और छोटे, ठीक है। और ओराइन ये वाला है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे शेप्स जो हैं वो आप आसमान में देख सकते हैं। और यही नहीं, अनगिनत शेप आप देख के आसमान में सितारों को महसूस कर सकते हैं और अपने दिलो दिमाग पर बना सकते हैं। आगे देखते हैं आर सम फेमस कॉन्स्टलेशन। उर्सा और मेजर माइनर जो है ये बेसिकली पोल स्टार को, इनके सामने यहाँ पर पोल स्टार जो है ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि पोल स्टार जहाँ भी होगा, कॉन्स्टलेशन बेसिकली पोल स्टार को दिखाते हैं। और पोल स्टार अपनी जगह पर स्थिर है, वो नहीं हिल रहा। बाकी सब लोग, सारा यूनिवर्स घूम रहा है, लेकिन पोल स्टार के लिए माना गया है कि वो बिल्कुल स्थिर है। और वहीं उसी को देख के
हवाई जहाज़ की डायरेक्शन और पानी के जहाज़ की डायरेक्शन नापी जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्लैनेट्स। अब हम बात कर रहे हैं प्लैनेट्स के बारे में। तो ऑल 8 प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। दीज फिक्स्ड पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। देखिए ऐसा है कि ये हमारा सूरज है, सन है, और सन के अगल बगल आपको मालूम है कि सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, है ना। ठीक इस तरीके से घूम रहे हैं। तो ये जो घूमना है उनका, ये एक खास ऑर्बिट पे होता है। ऐसा नहीं है कि अर्थ आज यहाँ पर थर्ड वाले में घूम रही है तो कल फर्स्ट वाले में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। वो जिस जगह पर है उसी जगह पर घूमती रहेगी पूरे 365 दिन और कईयों हज़ारों सालों तक। ठीक, तो यही कहा गया है कि जिस पाथ पर कोई भी प्लैनेट, जिस लाइन पर कोई भी प्लैनेट मूव करता है, फिक्स्ड होता है वो पाथ, चेंज नहीं होता, और उसी को हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। आगे देखते हैं, दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। प्लैनेट्स के खुद के पास कोई हीट एंड लाइट नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। स्टार्स में रिएक्शन होता है, स्टार्स में गैसें हैं, वो आपस में रिएक्ट करती हैं। इसी तरीके से सन है, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से बहुत सारी हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से स्टार में भी रिएक्शन चल रही है जिसकी वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। लेकिन किसी भी प्लैनेट पे कोई भी रिएक्शन नहीं चलती, इसीलिए वहाँ पर उनके पास कोई भी हीट एंड लाइट नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं, दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। सूरज की रोशनी जो प्लैनेट्स पर आती है वही रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? फिर आगे देखिए, मतलब रिफ्लेक्ट कर देते हैं का मतलब ये है कि अगर आप अंतरिक्ष में जाकर खड़े हो जाएं, या आप ये समझ लीजिए कि आप पृथ्वी से बाहर निकलकर खड़े हो जाएं, ऊपर आसमान पर चले जाएं, तो आपको पृथ्वी में चमक दिखेगी। ये चमक पृथ्वी की नहीं है, ये बेसिकली सूरज से आने वाली चमक जो पृथ्वी को मिली, और पृथ्वी ने अपनी इस चमक को बाउंस बैक कर दिया। ये सूरज है और यहाँ पर पृथ्वी है। ठीक है, सॉरी, ये पृथ्वी है गोल। तो और आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ पर आसमान में खड़े हुए देख रहे हैं कि हमारी पृथ्वी तो बहुत चमक रही है। कैसे चमक रही है? ये ऐसे चमकती है कि सूरज से मिलने वाली जो तेज़ रोशनी है, इसकी वजह से पृथ्वी चमकती हुई दिखती है, जबकि पृथ्वी के पास खुद की लाइट और हीट नहीं है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन द 8 प्लैनेट्स आर, दूरी के हिसाब से, मतलब यह हमारा सन है सबसे पहले, तो सबसे पहला जो प्लैनेट पड़ता है वो है मरकरी, देन इट इज़ वीनस, मरकरी के बाद आता है वीनस, वीनस के बाद आता है अर्थ। क्या आता है? अर्थ। अर्थ के बाद आता है मार्स, मार्स के बाद आएगा जुपिटर। क्या आता है? जुपिटर। फिर उसके बाद फिर एक अक्ष बना लीजिए, ऑर्बिट बना लीजिए, उसमें यूरेनस, फिर जुपिटर के बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून बनाना है, और प्लूटो। तो प्लूटो पहले हुआ करता था, यूरेनस, प्लूटो एक पहले स्टार हुआ करता था, लेकिन अब प्लूटो स्टार नहीं है। देखिए इसमें मैंने प्लूटो का जिक्र इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ लिखा दिख गया कि प्लूटो लूजेज इट्स स्टेटस एज अ प्लैनेट। पहले प्लूटो को एक स्टार माना गया, एक प्लैनेट माना गया था, लेकिन अब नहीं है। आज के टाइम पे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये 8 प्लैनेट हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट माने गए हैं। ठीक है, और यही अर्थ के अगल बगल रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन प्लूटो नाम का जो प्लैनेट है वो पहले था पर अब नहीं है। अब क्यों नहीं है ये और देख लेते हैं कि the number of planets around the sun now will be 8 in numbers. The research said Pluto failed to dominate its orbit around the sun. देखिए ऐसा है कि जितने भी planets हैं वो एक फिक्स्ड पाथ में सूरज के अगल बगल घूम रहे हैं, है ना। लेकिन प्लूटो का ऐसा नहीं था, प्लूटो एक अलग ही पाथ में घूमता था ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके का पाथ उसने सब डेवलप कर लिया था सन के आसपास घूमने के लिए, जो कि ठीक नहीं था एक प्लैनेट के लिए। और भी बातें थी
एक यही पॉइंट नहीं था, और भी चीज़ें थी जो प्लूटो को प्लैनेट नहीं बना रही थी, इसीलिए प्लूटो को डिस्कार्ड कर दिया गया और अब हमारे सिर्फ 8 ही प्लैनेट है और फर्स्ट प्लैनेट मरकरी है और लास्ट प्लैनेट नेपट्यून है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि सैटेलाइट किसको कहते हैं। सैटेलाइट के बारे में हम जानते हैं कि मैनी प्लैनेट्स हैव वन और मोर सैटेलाइट्स दैट मूव अराउंड देम। तो सैटेलाइट क्या होती है देख लेते हैं कि बहुत सारे हमारे जितने भी 8 प्लैनेट हैं उन सब के पास अपने अपने चंद्रमा हैं। भाई ऐसे भी हैं जिनके पास नहीं है, ठीक, लेकिन ऐसे भी हैं जिनके पास 12 भी हैं और 62 भी हैं। मतलब आप उन प्लैनेट पे खड़े हो जाओ तो आपको चंद्रमा ही चंद्रमा दिखेगा। ठीक, तो ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा जो कि किसके अगल बगल घूम रहा है, प्लैनेट के। ये बड़ी लंबी वैसी कहानी है कि देखिए प्लैनेट जो है ये इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये सूर्य है और सूर्य के अगल बगल ये प्लैनेट घूम रहा है। मान लीजिए आप अर्थ का एग्जांपल ले लो कि हमारा अर्थ इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है सूर्य के अगल बगल। सॉरी, सूर्य थोड़ा बड़ा बनाना था, अर्थ छोटा बनाना था, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये है हमारा सन, इसको एस लिख देती हूँ मैं, तो आप समझ जाएंगे दिस इज आवर सन। और ये है हमारा अर्थ, क्या है ये, अर्थ। ठीक, तो सन के अराउंड कौन रिवॉल्व करता है, अर्थ रिवॉल्व करती है। ठीक, लेकिन अर्थ के अराउंड भी कोई और रिवॉल्व करता है इस तरीके से, सिर्फ अर्थ के अराउंड, और इसका नाम है सैटेलाइट या फिर मून। ठीक है, आई बात समझे कि सन के अगल बगल प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं और प्लैनेट्स के अगल बगल कौन रिवॉल्व करते हैं, उनके सैटेलाइट। तो सैटेलाइट किसी भी प्लैनेट के एक भी हो सकते हैं और बहुत बहुत सारे भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं, द अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट द मून। तो अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है। भाई रात में अगर आप बाहर निकल के आसमान में देखें तो एक ही चांद तब चमकता दिखता है, तो वही है हमारा सैटेलाइट जिसका नाम है चंद्रमामा। आगे देखिए, द मून इज नोन एज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। क्योंकि मून को नेचर ने हमें पहले से बना के दे दिया, तो इसीलिए वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक, क्या है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट। आगे देखते हैं, द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। जिस तरीके से प्लैनेट के पास खुद की लाइट्स नहीं है, वैसे ही सैटेलाइट्स के पास भी खुद की लाइट्स नहीं है। ठीक है, तो मून के पास कोई लाइट नहीं है। इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। चांद को आप चमकता हुआ देखेंगे, है ना, रात में निकलिए तो चांद आपको चमकता हुआ दिखेगा। क्यों भाई, क्यों दिखेगा, उसके पास तो लाइट ही नहीं है, लेकिन वह सूरज से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से दूर से देखने में वो खुद चमकीला नजर आता है। द साइड ऑफ द रेस्ट ऑफ द मून इज डार्क। अगर ये पृथ्वी है और आप यहाँ खड़े होकर अपने मून को देखें तो आपको मून क्या दिखेगा, चमकता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर पीछे के साइड में उसी टाइम कोई देखे मून को तो ये वाला पीछे का पोर्शन डार्क होता है, अंधेरे में डूबा हुआ होता है। क्यों, क्योंकि सूरज की रोशनी चांद पर पड़ रही है और चांद पर पड़ने की वजह से चांद इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, दूर को फेंक देता है रोशनी को। तो जैसे ही वो रिफ्लेक्ट करता है, दूर से देखने वाले बंदे को ये चमकता हुआ नजर आता है। लेकिन उसी जगह पे चांद का पीछे का जो हिस्सा है, बैक पोर्शन जो है, वो कैसा है, वो अंधेरे में डूबा हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं, द फेजेस ऑफ द मून दैट वी सी रिजल्ट फ्रॉम द एंगल द मून मेक्स विद द सन एज व्यू फ्रॉम अर्थ। अगर हम देखें कि कभी हमें चांद पूरा दिखता है, कभी हमें थोड़ा दिखता है, क्रीसेंट दिखता है ना, तो कभी हमें फुल मून दिखता है, कभी हाफ मून दिखता है, कभी क्रीसेंट दिखता है। तो ऐसे क्यों है, मतलब कभी हमें पूरा चांद दिखता है, कभी हमें बिल्कुल महीन पतला दिखता है, कभी थोड़ा मोटा दिखता है, कभी हमें पूरा आधा चांद दिखता है। तो ये ऐसा क्यों है, इसलिए है क्योंकि हम 3 चीज़ें हैं। देखिए, सूरज है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के अगल बगल घूमने वाला ये चंद्रमा है, जो कि किसके अगल बगल घूम रहा है, पृथ्वी के। और पृथ्वी किसके अगल बगल घूम रही है, सूरज की। ठीक, तो इन तीनों के बीच में बनने वाले एंगल्स की वजह से कि कभी पृथ्वी यहाँ है, ठीक, तो चंद्रमा सामने आ चुका है, कभी पृथ्वी यहाँ है तो चंद्रमा इस तरफ को आ गया है, कभी पृथ्वी यहाँ है
तो चंद्रमा जो है बिल्कुल पीछे की तरफ चला गया है। अभी पृथ्वी यहाँ है तो चंद्रमा जो है वो इधर आ गया है। तो इस तरीके से अलग अलग दिशाओं की वजह से जो पृथ्वी और चंद्रमा आपस में एक दूसरे में घूम रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में घूम रहे हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ये अलग अलग कोण बनाते हैं, अलग अलग एंगल बना लेते हैं। पृथ्वी का इस तरीके से ये बन गया, देखिए ये सूरज है, सन, अर्थ है और ये मून है ना। तो अलग अलग कोण बनता है सूरज का मून के साथ और अर्थ के साथ। इस वजह से हमें सूरज का मून का जो चांद है उसका आकार अलग अलग दिखाई देता है। जबकि ऐसा नहीं है कि वो कभी आधा हो जाता है, कभी टूट जाता है, कभी पतला टूट जाता है, ऐसा नहीं है, वो पूरा का पूरा रहता है। लेकिन हमें रिफ्लेक्शन की वजह से, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से और दूरी की वजह से कभी पूरा, कभी आधा, कभी बिल्कुल पतला महीन दिखता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप पढ़ चुके हैं ये चैप्टर। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए। ओके चिल्ड्रन, बाय।